बिजली का भी अपना सामान लिए तेज बारिश में अपनी माँ वाले जंगल में चली जाती है। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई है। आप प्लीज मेरे साथ चले। बादल भैया, आपका तो हर रोज का यही काम है। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है? आए दिन तुम किसी न किसी बात का फसाद बना लेते हो। तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए, जो अभी बहुत छोटा है। मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने 2 डंडे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर में ही है। इसी बात की तो ज्यादा चिंता है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है बादल भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या, कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मानो चिड़िया और बादल कौवा भी बारिश में गोरी कभी के पीछे पीछे उसके मायके चले जाते हैं। बिजली बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चली आई? चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि सारा दिन मैं काम करती हूँ और ये निकम्मा बादल कोई भी काम नहीं करता। जब शाम को भोजन खाने का समय आता है तो लड़ाई करना शुरू कर देता है। मैं तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसने नहीं आने दिया। देखो बिजली बहन, अब आपको बर्दाश्त से काम लेना होगा। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। देखना, एक दिन ये बादल सुधर जाएगा। चिड़िया, पहले ये कौन सा सुधरा है जो अब सुधर जाएगा? माँ जी, मुझे तो बस उस छोटे बच्चे की फिक्र हो रही थी, इसलिए चली आई इसके साथ, वरना मैं तो कभी ना आती। माँ, मैं चाहती हूँ, मुझे भी जुगनू बहुत याद आ रहा है। फिर बिजली का भी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से वापस चली आती है। मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत रोया आपके बिना, लेकिन पापा मुझे डांट रहे थे आपका नाम लेने पर। चुप कर जा मेरा बेटा, मैं आ गई हूँ तेरे पास। बादल, अपने इस बच्चे की खातिर ही ऐसा ना किया करो। बात तो तुम ही बढ़ाती हो। लेकिन मारने तक तो तुम ही जाते हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी मार बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती तो कभी लौट कर ना आती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कौवा घूमता हुआ वापस अपने घर आता है। मोटी भैंस बैठी हुई हो, अपना पेट तो भर लिया होगा। क्या मेरे लिए कुछ रखा है? तुम सुबह से गए हुए थे फिरने, हमारा पेट क्या भरना? तुम अपना दाना भी ढूंढ कर नहीं खा सकते? मेरे पास 2 ही दाने थे, जो मैंने एक जुगनू को खिला दिया और एक खुद खा लिया। इसी बात पर बादल कौवे को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो डंडा उठाकर फिर से बिजली कौवे को मारने लगता है। बिजली कौवी रोती हुई चिड़िया के पास चली जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, आप क्यों रो रही हैं? चिड़िया बहन, आज फिर उस कौवे ने मुझे मारा। अब मैं वापिस अकेली वहाँ नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ चलो और सभी पक्षियों को भी लेकर चलो और मेरा जुगनू मुझे लेकर दो। मैं अब उस जालिम कौवे के साथ नहीं रह सकती। देख लो बिजली बहन, क्या आप अकेले अपने बच्चे को पाल पाओगी? चिड़िया, पहले भी तो मैं अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही हूँ और मार भी खा रही हूँ। मैं अपने बच्चे की खातिर हर दुख सह लूंगी, लेकिन अब उस कौवे के साथ नहीं रहूंगी। ठीक है बिजली बहन, आप चलो, मैं तोते और कबूतर को लेकर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया सबको लेकर कौवे के घर जाती है। बादल कौवे, कुछ शर्म करो। एक तो तुम काम नहीं करते और हर समय अपनी पत्नी को मारते हो। मैं जवान हूँ और सब काम कर सकता हूँ, लेकिन इस मनहूस को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं इसकी वजह से कुछ भी घर नहीं लाता। हम सब पक्षियों ने मिलकर फैसला किया है कि जुगनू अब अपनी माँ के साथ ही रहेगा। हाँ, ले जाए ये मनहूस। मैं भी नहीं रखना चाहता ये बच्चा। मुझे नहीं चाहिए ये संतान। ले जा और दफा हो जा मेरे घर से। अब मैं तुम्हें मनाने कभी नहीं आऊँगा। मैं जा रही हूँ। तुम्हें अभी अपने परिवार की जरूरत नहीं है ना? तो देख लेना, एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी तो तुम्हें अपनी संतान की याद आएगी। दोस्तों, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। मैं अब कभी दोबारा इस जंगल में लौट कर नहीं आऊंगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा धन्यवाद, जो तुमने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। फिर बिजली कौवी अपने बेटे जुगनू को लेकर अपने मायके की ओर चली जाती है। क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? बिजली, तुम्हारी माँ मर गई है।
क्या मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई? अब मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं बड़े होके आपके सारे दुख मिटा दूंगा। जीता रहे मेरा बेटा, अब तू ही तो मेरा सहारा है। फिर बिजली का भी अपनी माँ के घर में ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर जुगनू का भी उड़ना सीख लेता है। वह अपनी माँ से भी ज्यादा तेज उड़ता था और वो अब बड़ा हो चुका था। मम्मा, आप ना रोया करें, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है। हाँ बेटे, अब मेरे सारे दुख मिट गए। मेरा गुजरा हुआ समय मुझे भूल गया है। अब मेरे सामने तुम हो और तुम्हारी खुशियाँ हैं। जुगनू काबा हर रोज अपनी माँ के लिए तरह तरह के फल ढूंढ कर लाता और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। उधर बादल काबा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात वो जब सोकर उठता है तो उसका पंख नहीं हिलता। ये क्या हो गया? मेरा ये पंख मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? वो अपने घोंसले से उठने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता। कबूतर घर के बाहर से गुजर रहा था तो बादल काबा उसे आवाज लगाता है। कबूतर, चिड़िया से कहना कि एक बार मेरी बात सुनकर जाए। मुझसे उड़ा नहीं जाता, नहीं तो मैं खुद चला जाता। ठीक है काव्य, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं बता दूंगा चिड़िया को। अब तुम अकेले ही सड़ते रहो इस घोंसले में। अगर जवानी में अपने परिवार की रक्षा की होती तो आज तुम्हारे पास रौनकें होती। देखना, जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आएंगे। सभी पक्षी अपने अपने घरों में मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तुम ही हो काव्य जो अपने किए की सजा भुगत रहे हो। फिर कबूतर काफी को ऐसी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तुम सच्चे हो कबूतर, कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनकी सजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ती है। चिड़िया बहन, मैं नदी से पानी पीकर आ रहा था। रास्ते में मुझे कफे ने आवाज दी। वो बहुत बीमार है और तुम्हें बुला रहा है। मैं चाहती हूँ कबूतर भैया। फिर चिड़िया अपने बेटे के साथ कपे के घर जाती है। चिड़िया बहन, मुझ पर दया करो, मेरा पंख काम करना छोड़ गया है। तुम मेरी पत्नी और बेटे को संदेश भेजो, शायद वो मुझे माफ कर दे। मैं संदेश तो जरूर दे दूंगी, लेकिन तुम्हें वो समय याद है जब तुम कहते थे कि तुम्हें इस परिवार की कोई जरूरत नहीं, तुम जवान हो। अब कहाँ गई वो जवानी? देखो, ये मेरा बेटा है, इसमें मेरी जान है। हम दुख सुख में एक दूसरे के साथ हैं। तुम्हारी अब यही सजा है जो तुम भुगत रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा संदेश दे दूंगी। फिर चिड़िया बिजली कपी के पास जाती है। चिड़िया बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बिजली बहन। आपका बेटा जुगनू कहाँ है? वो दाना लेने गया है, बस आने ही वाला होगा। मेरा जुगनू अब जवान हो गया है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जिंदगी के सारे दुख भूल गई हूँ। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि कितना मुश्किल समय गुजारा है मैंने। हाँ बिजली बहन, समय बहुत तेजी से गुजर गया। देखो, हम बूढ़े हो गए और हमारे बच्चे जवान। तभी जुगनू भी दाना लेकर आ जाता है। बिजली बहन, मैं आपको बादल का संदेश देने आई थी। आज उसने मुझे बुलाया था। उसका पंख काम नहीं कर रहा था। वो उजड़े हुए घोंसले में बैठा था। कह रहा था कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे को बता आना। चिड़िया बहन, मेरे लिए तो वो उस दिन ही मर गया था जिस दिन मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से आई थी। अब वो परिवार ढूंढ रहा है, तो ये नहीं हो सकता जो उसने बोया है वही काटे। और फिर ये बादल काबा अच्छे से जान लेता है कि परिवार के बिना हम कितने बेबस हैं। वो ऐसे ही कुछ दिनों अपने घोंसले में लेटे लेटे ही मर जाता है। जंगल के बीचों बीच बादल काबे और बिजली काबी का होटल था, मगर उनके खाने में जरा भी स्वाद नहीं होता था। छी छी कापो, कितना बकवास खाना है। ऐसा बकवास खाना खाने से अच्छा था कि मैं अपने पेड़ के सूखे पत्ते ही खा लेता। अरे ओए मोटी चूज वाले, खाना है तो खाओ वरना भागो यहाँ से। बिजली काफी, ये जो तुमने इतनी बातें करना सीख ली है ना, इसकी जगह अगर खाना बनाना सीख लेती तो आज शायद तुम्हारे काम आ जाता। फिर चीकू तोता गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बिजली, सुबह से बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं। अब जाकर एक तोता आया था तो वो भी खाए बिना ही चला गया। बादल जी, तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है।
वो है ना मानो चिड़िया, उसे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। मैं उसके पास जाकर उससे बात करती हूँ। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम ऐसा करो कि मेरे होटल पर काम करने लग जाओ। उन दिनों चिड़िया के पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था। वो बहुत परेशान थी। उसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी थी। हाँ बिजली बहन, आपको तो पता है कि मुझे कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने बनाने आते हैं। आप चिंता नहीं करें, मैं आपके होटल पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ठीक है चिड़िया, तुम्हें सुबह से लेकर रात तक होटल को अच्छे से संभालना है। मैं तुम्हें महीने की आखिर में अच्छी पगार दूंगी। ठीक है बिजली बहन, मैं सुबह आ जाऊंगी आपके होटल पर। अगली सुबह होते ही मानो चिड़िया बिजली और बादल के होटल पर जाती है और चिड़िया भोजन तैयार करने लगती है। आज वो दाल चावल बना रही थी। बिजली बहन देखना, जो भी पक्षी आएगा आज अपने पंख ही झाड़ता रह जाएगा। चिड़िया, अगर हमारा होटल अच्छे से चलने लगा तो मैं तुझे आधा हिस्सा दूंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया उसे दाल चावल देती है। ये तो बहुत मजे के है, बहुत मजे के दाल चावल है। कौन कहता है कि इस होटल में भोजन अच्छा नहीं मिलता? मेरा तो ये दाल चावल खाकर मन ही नहीं भर रहा। मैं बताऊंगा, मैं इस जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगा कि इस होटल में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। वो स्वादिष्ट दाल चावल खाकर कबूतर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कबूतर जाते ही बाकी पक्षियों को भी बताता है, इसलिए 2-3 पक्षी कौवों के होटल पर भोजन खाने आते हैं। उन सब पक्षियों को भी चिड़िया दाल चावल देती है। वो सब पक्षी मजे से दाल चावल खा रहे थे। शाम हो जाती है। चिड़िया के बनाए हुए दाल चावल सारे ही खत्म हो चुके थे। देखा बिजली बहन और बादल भैया, आज मेरे दाल चावल की वजह से आपके होटल पर कितनी भीड़ थी और आज तो हमारी कमाई भी बहुत ज्यादा हुई है। हाँ ठीक है चिड़िया, जाओ अब जल्दी से सारे गंदे बर्तन धो, फिर ही जाना घर। उन सारे गंदे बर्तनों को चिड़िया एक एक करके धो रही थी कि तभी एक गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी बिजली काफी गुस्से में आती है और चिड़िया को 2 पंख मारती है। अरे अंधी हो गई हो चिड़िया, मेरा नुकसान कर दिया है, क्या देखकर नहीं धो सकती बर्तन? बिजली बहन, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है ये सब। और हाँ, मैं यहाँ काम करने आई थी। ऐसे काम करने से तो अच्छा है कि मैं ऐसे ही भली। मानो चिड़िया काम छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। बिजली, ये तुमने क्या कर दिया? आज चिड़िया की वजह से ही तो हमारे होटल में कितनी भीड़ थी और तुमने तो चिड़िया को आज काम से ही निकाल दिया। मैंने कब निकाला है उस चिड़िया को, वो खुद गई है छोड़कर। बादल जी, आपको तो पता है जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं कुछ भी नहीं देखती। मम्मा, वो कभी आंटी तो बहुत बुरी निकली। एक ग्लास टूट जाने की वजह से उन्होंने आपको मारा। हाँ मीना बेटी, तभी तो मैंने भी वो नौकरी छोड़ दी। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कुछ नहीं। मम्मा, तो अब आप क्या करेंगी? बच्चों, मैंने सोच लिया है, आज के बाद मैं अपने ही दाल चावल का एक ढाबा शुरू करूँगी। मेरे दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। देखना, मेरा कारोबार जल्द ही चल जाएगा। मम्मा, आप अपना ढाबा शुरू करें, मैं और भैया आपका बहुत साथ देंगे। अगले दिन मानो चिड़िया बुलबुल से ढाबा किराए पर ले लेती है और वहाँ अपने दाल चावल का कारोबार शुरू करती है। मम्मा, हम कितनी देर से बैठे हैं लेकिन अभी तक कोई पक्षी नहीं आया। बेटा, अभी किसी को पता थोड़ी ना है कि हमने दाल चावल का कारोबार शुरू किया है। जब एक पक्षी दाल चावल खाकर जाएगा तभी तो वो बाकी पक्षियों को लेकर आएगा। मम्मा, तो हम बताएंगे, मैं और भैया जाकर पूरे जंगल में बताते हैं। फिर वो दोनों बहन भाई पूरे जंगल में आवाजें लगाते हैं। जिसने भी दाल चावल खाने हो वो मेरी मम्मा के ढाबे पर आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट दाल चावल है हमारे। जो एक बार खाएगा वो पंख चाटता रह जाएगा। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ढाबे पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया बहन, जल्दी से दे दो अब दाल चावल, मुझसे और रहा नहीं जाता। ऐसे मानो चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और चिड़िया को काफी अच्छा मुनाफा होता है। वहीं कौवा और कवि बैठे फिर से मक्खियाँ मार रहे थे।
और मानो चिड़िया को देखकर चले जा रहे थे। बिजली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम चिड़िया को डांटती और ना वो छोड़कर जाती। देखो, अब हमारा होटल बंद हो गया है। बादल जी, मुझे तो लगता है कि अब चिड़िया के पास जाकर हमें बर्तन ही धोने पड़ेंगे। मानो बहन, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक हमें एक भी दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली बहन, आप चिंतित ना हो, हमें जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। वो दोनों बैठी ऐसी बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया और काफी कहाँ से आए हो? पक्षी भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली का भी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसी बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और काफी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और काफी, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल। कितना मजा आएगा जब हम रोज ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट टमाटर खाया करेंगे। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया उस टमाटर को बोकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया और बिजली का भी देखकर बहुत खुश होती हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से निकल आया है। चिड़िया, देखना, अब चलते ही इस पर लाल लाल टमाटर लगेंगे और हम मजे करेंगे। लेकिन हाँ चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी दूसरे पक्षी को नहीं देंगे। बिजली बहन, ऐसा नहीं सोचते, हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही मन को शांति मिलती है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया बहन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आ रही हूँ। टमाटर का पौधा वो कहाँ है? कबूतर भैया, मैंने और बिजली ने मिलकर एक टमाटर जमीन में बोया था। अब उसका पौधा भी उगाया है और उस पर 2 फूल भी लग गए हैं। बस अब मुझे इंतजार है कि वो जल्दी से टमाटर लाल हो जाएं। फिर मैं और बिजली का भी मिलकर खाएंगे। चिड़िया बहन, तुमने फिर उस बिजली पर विश्वास कर लिया। तुम देखना, जब टमाटर पककर लाल होंगे तो वो जरूर तुमसे कोई लड़ाई बना लेगी।
और कहेगी कि वो टमाटर तो उसी के हैं। नहीं कबूतर भैया, बिजली का भी अब बहुत बदल गई है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उस टमाटर के पौधे पर दो हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। बिजली का भी ये देखकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, फूलों से टमाटर बन गए, 2 टमाटर लगे हैं। ये सुनकर चिड़िया भी बिजली कवि के साथ उसी पौधे के पास चली जाती है। बिजली बहन, ये टमाटर तो बहुत बड़े हैं, हमने अच्छे से रक्षा की है ना, इसीलिए ये टमाटर बड़े हैं। चिड़िया और कवि, हम जल्द ही पक जाएंगे, फिर आप हमें खा लेना। लेकिन अभी हमें बहुत प्यास लग रही है, आप पानी लाओ, हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। बिजली बहन, अब तो वहाँ भी पानी नहीं है जिस नदी से मैं पानी लाया करती थी। मुझे भी पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे देंगे? मानो अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं। चिड़िया, आप बड़े पेड़ के पास जाओ और उसे कहो कि वो हवाओं को हुक्म दे कि वो बादलों को लाएं। अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सब पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा। फिर चिड़िया और बिजली कवि बड़े पेड़ के पास चली जाती है। बड़े पेड़ जी, आप सोए हुए हैं? नहीं नहीं। बड़े पेड़ जी, मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। बताओ चिड़िया, क्या काम है? बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे जंगल में बादलों को ले आएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर पूर्व वाले जंगल में गई हुई हैं। चिड़िया रोने लगती है। बड़े पेड़ जी, हमने बहुत मुश्किल से एक टमाटर का पौधा लगाया है और वो अब सूख रहा है। अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। और बड़े पेड़ जी, उस पर 2 टमाटर भी लगे हुए हैं, हमने बहुत इंतजार किया है उनका। चुप कर जाओ चिड़िया, मैं बुलाता हूँ हवाओं को, वो शाम तक बादलों को ले आएंगी। बड़े पेड़ जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। चिड़िया, हमें ऐसे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जितनी दूसरों की मदद करेंगे, ऊपर वाला हमें उतनी ही शक्ति देगा। दूसरों की मदद कर। बिजली कवि उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली, सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे, झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कवि ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बाबा, आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर कवि आंटी ने मजाक किया होगा। आज तो बहुत भूख लग रही है, चलो चलकर देखती हूँ, कोई शिकार मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर बिजली कवि अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी दिखाई देती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। चिड़िया बहन, किसी ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपना घर कल ही बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जला दिया मेरा घर? चिड़िया जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उड़ती है और अपने घर की ओर भागती है। मीठा फल बस बिजली ही खा सकती है, क्योंकि मैं हूँ जंगल की सबसे अक्लमंद और चालाक कवि। बिजली कवि चिड़िया का मीठा फल खाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर तो ठीक है, लेकिन बिजली ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम्हारा ये पंख कैसे घायल हो गया? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मैं तो पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी उस दुष्ट कवि ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है, तो जल्दी में आते आते मैं एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा ही मजाक उस काली कवि ने मेरे साथ भी किया था। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, हम बदला लेंगे।
नहीं कबूतर भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिजली कपी को भी उसी की तरह उल्लू बनाएंगे और चील से पिटाई करवाएंगे। फिर चिड़िया अपनी सारी योजना कबूतर को बताती है। शाम के बाद चिड़िया कपी के घर के पास जाती है और उसके घर के बाहर बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। चिड़िया, तुमने ये गुलाब जामुन कहाँ से लिए? थोड़े से मुझे भी दे दो। नाना, मैं तो ये मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। ये तो चील दी गुलाब जामुन बांट रही है। क्या चील गुलाब जामुन बांट रही है? लेकिन किस खुशी में? बिजली, बात तो दुख की है, लेकिन जमाने के भी उल्टे रिवाज हैं। चील की माँ मर गई और चीलों में ये रस्म रिवाज है कि उनकी माँ के मरने पर पक्षियों में गुलाब जामुन बांटते हैं। मैं भी गुलाब जामुन लूंगी। मैं भी चील से गुलाब जामुन लूंगी। हाँ हाँ कभी, मैं तो कहती हूँ कि बादल को भी साथ ले जाओ, वो भी चीलती से मिठाई लेकर खा लेगा। फिर बिजली कभी जल्दी से अंदर जाती है और वो अपने पति को उठाती है। उठो बादल जी, जल्दी से मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें जी भर कर गुलाब जामुन खिलाऊंगी। गुलाब जामुन का सुनकर बादल का भाभी उठ जाता है। बिजली, कहाँ से गुलाब जामुन खिलाओगी मुझे? बादल, मेरे साथ चलो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। दोनों पति पत्नी चील के घर पहुंच जाती हैं। चील हंडिया बना रही थी। कभी वहां जाकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। चील दी, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई जो आपकी माँ मर गई। अब इसी माँ के मरने की खुशी में मुझे भी गुलाब जामुन दे दो और मेरे पति जी को भी दे दो। ये सुनकर चील हैरान हो जाती है। काफी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चील दी, जितने गुलाब जामुन तुमने चिड़िया को दिए हैं उससे ज्यादा ही लूंगी मैं, और मेरे पति को भी 3 गुलाब जामुन देना। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। चील दूसरी तरफ से एक डंडा उठाती है। फिर चील उस लाठी से उन दोनों को मारती है। चील दी, अगर गुलाब जामुन नहीं देने तो ना दो, लेकिन हमें मारो तो ना। कमबख्त काफी, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। किसी ने तुमसे मजाक किया है। किसी तरह वो दोनों काफी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। बिजली बहन, कैसी लगी चील की मिठाई? स्वादिष्ट थी चिड़िया बहन, बहुत स्वादिष्ट थी। फिर चिड़िया और कबूतर हंसने लग जाते हैं और वो पति पत्नी काई काई करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। देखना कबूतर भैया, अब ये कभी किसी से भी मजाक नहीं करेगी। बहुत होशियार समझती थी अपने आप को। फिर चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे ये क्या पक्षियों, हमने तो सोचा था कि नए जंगल में जाएंगे, वहाँ भोजन की परेशानी नहीं होगी, परंतु इस जंगल में ना फल है और ना ही सब्जियाँ। हाँ बादल भैया, अब हमें भोजन लेने के लिए रोज फिर से दूर ही जाना पड़ेगा। चीकू, ये तो बहुत गलत है। हम रोज भोजन लेने भला कहाँ जाएंगे? देखो बिजली बहन, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढ ही लेंगे, परंतु अभी दोस्तों हम सबको अपने मजबूत घर बनाने होंगे, क्योंकि बारिश का कुछ भी नहीं पता कि कब हो जाए। शाम हो जाती है। शाम तक सभी पक्षी जंगल में अपने अपने मजबूत लकड़ियों के घर बना लेते हैं। रात हो जाती है। पक्षियों, घर तो बना लिया हमने, अब कल भोजन लेने हमें दूर जाना पड़ेगा। मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। कबूतर भैया, मैंने इस समस्या का उपाय ढूंढ लिया है। बस हमें कुछ महीने ही भोजन की खोज में जाना पड़ेगा दूसरे जंगल। उसके बाद हमारे जंगल में बड़े बड़े फलों के पेड़ होंगे और सब्जियों के खेत भी। अच्छा, मानो क्या है उपाय? बिजली बहन, हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर दूसरे जंगल से फलों और सब्जियों के बीज खरीद लाते हैं। वैसे भी बरसात का मौसम करीब है। अगर हमने बीज अपने जंगल में बो दिए तो देखना कुछ ही समय बाद हमारे जंगल में भी फलों के पेड़ और सब्जियां उग आएंगी। हाँ चिड़िया बहन, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। क्यों पक्षियों, तुम सब क्या कहते हो? हाँ हाँ, मैं राजी हूँ, करते हैं सब मिलकर काम। फिर अगले दिन सभी पक्षी चिड़िया के घर में आते हैं और अपने अपने पैसे चिड़िया को जमा करवाते हैं। चलो दोस्तों, अब सबके पैसे जमा हो गए। अब मैं और कबूतर भैया जाकर दूसरे जंगल के पक्षी से बीज खरीद लाते हैं।
फिर मानो चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों के रास्ते दूसरे जंगल बीज खरीदने चले जाते हैं। शाम तक वो बीज खरीद कर वापिस आ जाते हैं। चलो दोस्तों, बीज तो आ गए हैं, अब हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। फिर वो सारे पक्षी मिलकर मेहनत से जमीन में बीज बो देते हैं। अरे बिजली, कहाँ फंस गया मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की। हाँ बादल जी, बीज को बोते बोते मेरी कमर भी अटक गई है। अरे बादल और बिजली, बातें कम करो, काम ज्यादा करो, क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना है। कुछ ही घंटों में वो सारे पक्षी मिलकर जमीन में सारे बीज बो देते हैं। अगले दिन जंगल में जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी बारिश से बहुत खुश थे, क्योंकि बारिशों के पानी से उनके बोए हुए बीजों में से नन्हे नन्हे पौधे निकल रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। सभी पक्षियों की मेहनत अब रंग ले आई थी। अब तो उनके जंगल में काफी बड़े बड़े फलों के पेड़ लग चुके थे, और तो और सब्जियां भी काफी तेजी से बढ़ रही थी। अरे वाह वाह, क्या बात है इस आम की, ये आम तो बहुत मीठा है। हाँ तोते, ये सेब भी बहुत मीठा है, मजा आ रहा है खाने में। मानना पड़ेगा चिड़िया, तुम्हारी वजह से ही आज हम सब पक्षियों को बैठे बिठाए फल मिल रहे हैं। बिजली और बादल दूसरे पक्षियों को फल खाता देखकर चल रहे थे। उनके तो मन में अब लालच पैदा हो गई थी। बिजली, पैसे तो हमने भी दिए थे उन बीजों के, अब उन फलों पर हमारा हक है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उन पेड़ों से फल तोड़कर दूसरे जंगल में महंगे दामों में बेच कर आऊंगा। बादल जी, वैसे हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है, पता है मैं भी यही सोच रही थी। उन पक्षियों को क्या पता था, बादल कौवा तो सभी पेड़ों से कुछ कुछ फल तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर दूसरे जंगल ले जाता है, और शाम तक सारे फल बेचकर बहुत मुनाफा कमाकर घर लौट आता है। इसी तरह दूसरे दिन भी बादल कौवा ऐसा ही करता है। वो सभी पक्षियों के फल बेचकर काफी मुनाफा कमा रहा था। चिड़िया बहन, बहुत हो गया, अब हम बादल कौवे को ये सब नहीं करने देंगे। हाँ चीकू भैया, हमने ये फलों के पेड़ अपने लिए लगाए थे, ना कि बेचने के लिए। चलो सब मिलकर उन कौवों से बात करते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता गुस्से में कौवों के पास जाते हैं। अरे ओए बादल के बच्चे, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? अगर सारे फल तोड़कर दूसरे जंगल में बेच दोगे तो हम सब क्या खाएंगे? हाँ बादल, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। याद रखो, ये सारे पेड़ हम पक्षियों के भी हैं। उन पेड़ों पर मेरा भी हक है। मैं उन फलों के साथ जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या? बादल भैया, तुम लालच कर रहे हो, लालच ना करो, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अरे जाओ जाओ, कब से बोले जा रहे हो, हम फल जरूर बेचेंगे। मैं देखती हूँ मेरे बादल जी को कौन रोकता है फल बेचने से। बिजली बहन, अगर आप ऐसा करोगे तो हम सब मिलकर आपको इस जंगल से निकाल देंगे। रुको रुको पक्षियों, ज्यादा गुस्सा ना करो। चलो ठीक है। ऐसा है ना पक्षियों कि मैंने तो अब दूसरे जंगल में अपने फलों की दुकान खोल ली है। अब मैं उस दुकान को बंद नहीं कर सकता। तुम सब पक्षी ऐसा करो कि मुझे एक आम का पेड़ ही दे दो। मैं वादा करता हूँ कि आम के पेड़ के अलावा मैं किसी दूसरे पक्षी के पेड़ को नहीं छूऊंगा।